डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री पार्ट चल रहा है। हिस्ट्री पार्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वो चल रहा है। उस फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में हमारा जो आज की जो क्लास है उसमें हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कैसे बन गया हम देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशंस का ड्राफ्ट पूरा कर लिया था, इसका प्रारूप बना लिया था। Its main object was to limit the powers of the monarch. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट करना था। जो राजतंत्र था, जो सम्राट था, सम्राट की जो पावर थी उसको कम करना था। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो मोनार्क है, जो राजा है, उसकी पावर को कम करना। These powers, instead of being concentrated in the hands of the one person, एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज होने के बजाय अब जो पावर्स थी, उसको सेपरेटेड कर दिया गया, असाइन कर दिया गया टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें जो है उसको डिवाइडेड कर दिया गया। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। फिगर 7 जो है वो ये शो करता है कि किस प्रकार नई राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। वो हम इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये जो तीनों पार्ट है वो कैसे काम करते हैं, वो इस पिक्चर में हम इसको देख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the powers to make laws in the national assembly। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सिटीजन्स जो थे वो एक निर्वाचक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, उनका चुनाव करते थे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को हाउएवर हैड द राइट टू वोट, सभी जो सिटीजन्स थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 years ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। वोट डालने का अधिकार किसको था? जो 25 साल से अधिक उम्र वाले थे और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे, उनको वोट डालने का अधिकार था और उनको एक्टिव सिटीजन्स माना गया था। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, और वही वोट डालने के अधिकारी थे, वही वोट डालते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। और रिमेनिंग जो मैन थे, वुमेन थी, यानी शेष जो पुरुष थे, महिलाएं थी, वो निष्क्रिय नागरिक के रूप में उनको वर्गीकृत कर दिया गया था।
उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए क्या करना पड़ता था? ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, लोगों का करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था, यानी टैक्स चुकाना जरूरी था उनको। द कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। संविधान कब शुरू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशंस जो शुरू हुआ था पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ में शुरू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। मैन एंड सिटीजन्स का जो राइट्स का घोषणा पत्र था उसके डिक्लेरेशन के साथ में जो है संविधान शुरू हुआ था। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इसके अलावा ओपिनियन का राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानूनी बराबरी के अधिकार, इनको किस रूप में एस्टेब्लिश किया गया? वर एस्टेब्लिश एज ए नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। इनको जो है नैसर्गिक और इसके अलावा अहरणीय है, जिसको कोई हरण नहीं कर सकता है, जिसको कोई आपको छीन नहीं सकता, उसको हम कहते हैं इनएलिएनेबल राइट्स। तो इनको जो है एक तो नेचुरल और एक इनएलिएनेबल राइट्स के रूप में दर्जा दिया। कौन कौन से राइट्स को? एक तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इनको एस्टेब्लिश किया गया किसके रूप में? नेचुरल राइट्स के रूप में, और इनएलिएनेबल राइट्स के रूप में इसको मान्यता दी गई। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग्स बाय बर्थ। इसका मतलब ये है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते थे, बर्थ के साथ में जो है उनको ये अधिकार मिल जाते थे, और कुड नॉट बी टेकन अवे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। कुड नॉट बी टेकन अवे, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और राज्य का ये कर्तव्य था, स्टेट का ये कर्तव्य था कि वो प्रत्येक सिटीजन्स के जो राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, उनकी रक्षा करे। ये स्टेट का कर्तव्य था, स्टेट की ड्यूटी थी कि वो नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्ट करे। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशंस जब चालू हुआ था, शुरू हुआ था, इस डिक्लेरेशन के साथ में शुरू हुआ था। तो डिक्लेरेशन में कौन से राइट्स है वो हम देख लेते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था वो हम देखते हैं। फर्स्ट है, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मैन जो है वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र जो है उनका बोर्न होता है, पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। उनके अधिकार जो होते हैं वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल इन राइट्स। मैन जो होता है स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहते हैं, और उनके राइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये तो है पहला डिक्लेरेशन। दूसरा है, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स ऑफ मैन। हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का ये लक्ष्य है कि आदमी के नैसर्गिक और जो अहरणीय जो अधिकार है, यानी इनएलिएबल जो राइट्स है, उन राइट्स को सुरक्षित रखना, ये हर राजनीतिक संगठन का लक्ष्य होता है। दीज आर लिबर्टी, ये कौन कौन से हैं जो आप देख लीजिए। ये अधिकार है लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस टू ऑपरेशन। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा है
तीसरी जो डिक्लेरेशन है वो है द सोर्स ऑफ ऑल सॉवेरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन। जो सॉवेरेंटी है का सोर्स स्टेट में है। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवेरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन, यानी जो सॉवेरेंटी का सोर्स है वो नेशन में निहित है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। कोई भी समूह व्यक्ति ऐसा अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता, जनता की जो सत्ता है उसको स्वीकृति मिली हो, ऐसा वो कोई काम नहीं करेगा। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, लिबर्टी ये शो नहीं करती है, आपको पावर नहीं देती है कि आप दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, इंजरियस हो, ये आपको पावर नहीं देती। लिबर्टी आपको ये पावर नहीं देती है कि आप दूसरों के लिए इंजरियस हो, दूसरों का आप नुकसान करो, दूसरों के लिए आप नुकसानदायक हो, ये लिबर्टी आपको ये पावर नहीं देती है। ये चौथा जो राइट्स था वो हमने देखा। पांचवा राइट्स है द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। चौथा जो पांचवा जो डिक्लेरेशन है वो ये है कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक काम पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास में है। द लॉ हैज द राइट, ये लॉ के पास में राइट है कि वो फॉरबिड कर सकता है, पाबंदी लगा सकता है एक्शन दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी, यानी ऐसा समाज के लिए कोई हानिकारक कृत्य हो जिस पर पाबंदी लगाने का जो पावर है वो समाज के पास में है, कानून के पास में है। छठी जो डिक्लेरेशन है वो है लॉ इज द एक्सपेंशन ऑफ द जनरल विल। कानून सामान्य इच्छा की एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और सभी कानून की नज़र में समान है। सातवीं डिक्लेरेशन है नो मैन में बी एक्यूज्ड, arrested or detained except in cases determined by the law। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसको डिटेन किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपके आगे वाला 11 दे रखा है एवरी सिटीजन्स में स्पीक, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। राइट लिखने का अधिकार है। प्रिंट फ्रीली, और छापने का अधिकार है, छापने के लिए वो आजाद है। ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, और कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 12वां जो है वो है आपके डिक्लेरेशन for the maintenance of the public force and for the expenses of administration a common tax is indispensable। सार्वजनिक और प्रशासन के जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना भी जरूरी है। It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means, और सभी नागरिकों पर उनकी आय के हिसाब से समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। ये भी एक डिक्लेरेशन थी। और 17 जो डिक्लेरेशन थी वो है ये है सिंस प्रॉपर्टी इज ए सेक्रेड एंड इनवायोलेबल राइट। संपत्ति का अधिकार एक जो अधिकार है सेक्रेड है, इनवायोलेबल राइट है, यानी कहने का मतलब एक पावन और एक अनुउल्लंघनीय है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उस प्रकार का राइट है। नो वन में भी
deprived of it, किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता है, unless a legally established public necessity require it, जब तक कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं हो, यानी पब्लिक नेसेसिटी के लिए जब तक रिक्वायरमेंट नहीं हो तब तक उसके इस अधिकार को हम नहीं छीन सकते हैं उससे। इन दैट केस ए जस्ट कॉम्पेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, और अगर ऐसा मामला हो तो इस मामले में उसको जो है मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए, उसको जो है एडवांस जो है उसको दिया जाना चाहिए। फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, फ्रांस में राजतंत्र का जो है एबोलिश होता है और रिपब्लिक्स जो है बिकम्स यानी स्थापना होती है, मोनार्की एबोलिश होता है और रिपब्लिक्स जो है उसकी वो आता है, बिकम्स होता है। कैसे होता है हम देखते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, फ्रांस की स्थिति जो आने वाले जो वर्ष है उसमें भी टेंशन वाली रही, यानी तनावपूर्ण रही। Although Louis XVI had signed the constitutions, हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशंस पर साइन कर दिए। He entered into secret negotiations with the king of Persia, लेकिन पर्शिया के राजा से उसकी जो सीक्रेट निगोटिएशंस थी, वार्ता थी, वो भी चल रही थी। Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France. फ्रांस की घटनाओं से अन्य जो नेबरिंग कंट्रीज थे उसके जो शासक थे वो भी वरीड थे। किससे वरीड थे? जो डेवलपमेंट था इन फ्रांस में, एंड मेड प्लान्स, और उन्होंने प्लान्स तैयार किया टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन, और ट्रूप्स को जो है उन्होंने भेजा पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। 1789 की समर के बाद यानी गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए इन रूलर्स ने ट्रूप्स भेजने की जो योजना थी वो बना ली। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन जब तक इसके ऊपर जो है अमल किया जाता ये होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन जब तक इस प्लान के ऊपर जो अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की जो घोषणा थी उसका प्रपोजल तैयार कर लिया था। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. प्रोविंसेस से थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स को सेना में भर्ती होने के लिए जो है कहा गया। They saw this as a war of the people against kings, और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं के विरुद्ध जनता का युद्ध माना। They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. यूरोपीय जो राजा थे और जो एरिस्टोक्रेसी थी उनके विरुद्ध
जनता की जंग के रूप में उन्होंने इसको देखा। Among the patriotic songs they sang was the उनके होठों पर जो सॉन्ग था, among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget de L'Isle। और उनके होठों पर देशभक्ति के जो सॉन्ग्स थे उनमें पोइट रोजेट दी लाइल के द्वारा रचित मार्शिले भी था। मार्शेलीज एक सॉन्ग का नेम है। तो जो देशभक्त थे उनके होठों पर जो सॉन्ग था वो था मार्शेलीज का। ये कंपोज किया गया था पोइट के द्वारा। पोइट का नेम है रोजेट दी लाइल। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris। इस गीत को पहली बार मार्सिलस के वॉलेंटियर्स ने पेरिस की ओर गमन करते हुए गाया था, मार्च करते हुए गाया था। एंड सो गॉट इट्स नेम। और इस गाने का नाम द मार्शेलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और इसलिए इस गाने का नाम जो मार्शिले हो गया, जो अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है? मार्शेलीज। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जो रिवोल्यूशनरीज वार्स थे, जो क्रांतिकारी युद्ध थे, उससे लॉस हुआ, भारी मात्रा में क्षति हुई। और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, आर्थिक कठिनाइयां भी पीपल्स को झेलनी पड़ी। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद में, यानी पुरुष जब फाइटिंग के लिए फ्रंट के ऊपर चले जाते थे, वोमेन वर लेफ्ट टू कॉप with the task of earning a living and looking after their families। तो घर परिवार में जो रोजी रोटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो वुमेन्स के ऊपर आ जाती थी। Large sections of the populations were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of societies। Large sections of the populations, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को populations were convinced that the revolution had to be carried further। एक बड़ा हिस्सा था आबादी का, उस हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस। इस कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ अमीरों को ही पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो रिचर सेक्शंस थे, जो अमीर वर्ग थे, उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स जो है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिए थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शंस। इसके अलावा पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट। लोग राजनीतिक क्लबों में जो है आकर क्या करते थे? पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ पर राजनीतिक क्लबों में जो है बहस की जाती थी, किसके विरुद्ध? सरकारी नीतियों के ऊपर। और इसके अलावा अपनी जो कार्य योजना होती थी उनके ऊपर वो डिस्कस करते थे। कहाँ पर करते थे? पॉलिटिकल क्लब्स में। वहाँ पर आकर वो जो है
डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करते थे एंड प्लान देयर ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और उनके जो एक्शंस होते थे उनके ऊपर भी वो प्लान करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जो क्लब सबसे सक्सेसफुल था उसका नेम था जैकोबिन्स, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। कॉन्वेंट था, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। पेरिस का जो जैकब था उसके नाम पर इसको जैकोबिन क्लब कहा गया। वोमेन टू, महिलाएं भी, हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, इस अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब बनाए। सेक्शंस 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। इस अध्याय का जो सेक्शंस 4 है उसमें आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में और भी आप जानेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे, जो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस थे सोसाइटी के, इसके मेंबर्स उससे बिलोंग करते थे। यानी समाज के जो कम समृद्ध लोग थे वो इसमें शामिल थे जैकोबिन क्लब में। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेज वर्कर्स। इन जैकोबिन क्लब में कौन मेंबर्स थे? इनमें एक तो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, छोटे दुकानदार थे। इसके अलावा आर्टिजन्स, कारीगर, जैसे कि शू मेकर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर्स, घड़ी साज, प्रिंटर्स, छपाई करने वाले, और इसके अलावा डेली वेजेज वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर जो थे वो इस जैकोबिन क्लब में शामिल थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इनका जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडरशिप किया था वो किसने किया था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर इनका जो नेता था, लीडर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. तो जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने इनकी जो पोशाक थी, इनकी पोशाक थी धारीदार लंबी जो ट्राउजर्स होती थी उसको पहनने का इन्होंने जो है डिसाइड किया। वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, लंबी धारी वाला जो ट्राउजर्स होता है उसको इसके जैकोबिन्स के जो भी मेंबर्स होते थे उसको पहनने का उन्होंने डिसीजंस किया, निर्णय किया। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से स्पेशली नोबल्स हु वॉर नी ब्रीचेज, ऐसा उन्होंने जो फैशन वाला जो वर्ग है, घुटने तक पहने जाने वाले जो ब्रीचेज है, उनसे उनको अलग, खुद को अलग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उनकी पोशाक जो है अलग बनाई थी। न्यू वर्ड्स जो है आपके आया है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट किसे कहते हैं? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को समर्पित जो ग्रुप होता है उसकी इमारत को हम कहते हैं कॉन्वेंट। धार्मिक जीवन को समर्पित जो कम्युनिटी होती है
उसकी जो इमारत होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेंट। इट वाज a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ब्रिचेज पहनने वाले जो कुलीन्स थे उनको उनसे खुद को अलग घोषित करने के लिए, अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपनी पोशाक बनाई थी। These Jacobins come to be known as the Saint Clotaires। इसलिए जेकोबिनी को सो कुलात के नाम से भी जाना गया। इनको सेंस कुलॉट्स भी कहा गया, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज, जिसका मतलब होता है बिना घुटने वाले। बिना घुटने वाले जो पोशाक पहनते हैं, जो ट्राउजर्स पहनते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको सेंस कुलेट्स कहते हैं। सेंस कुलेट्स मैन वॉर इन एडिशन द रेड कैप एंड सिंबलाइज्ड लिबर्टी। और सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो किसकी प्रतीक थी? जो लिबर्टी की सिंबल थी। वोमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। हालांकि महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इन द समर ऑफ 1792 की गर्मियों में द जैकोबिन प्लान्ड एंड insurrections of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। 1792 की समर में जैकोबिन्स प्लान्ड, जैकोबिनों ने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? एन insurrections of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। उन्होंने योजना बनाई खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज जो पेरिस वासी थे उनको लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की उन्होंने जो है योजना बनाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की मॉर्निंग द स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलरीज के महल पर जो है हमला कर दिया। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज स्टॉर्म, हमला किया। मैसेक्रेड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और राजा के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, राजा के जो गार्ड्स होते हैं, उनको मार दिया उन्होंने। और खुद राजा को कई घंटों तक उन्होंने जो है क्या किया? उसको जो है बंदी बनाए रखा। हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स उसको हॉस्टेज रखा, यानी बंदी बनाए रखा। लेटर द असेंबली वॉटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का भी उन्होंने प्रस्ताव किया। इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास में संपत्ति हो या नहीं हो, है ना, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। The newly elected assembly was called the convention। नव निर्वाचित असेंबली को कॉन्वेंशन का नाम दिया गया। On 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया, एक गणतंत्र घोषित किया गया। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये रिपब्लिक जो है वो गवर्नमेंट का एक रूप है, गणतंत्र सरकार का एक रूप है,
जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जो हेड होता है गवर्नमेंट का, उसको कौन चुनती है? जनता चुनती है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। ये हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है, यानी वंशानुगत राजशाही नहीं है ये। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। आप कुछ अन्य जो गणतांत्रिक देश है, जो कंट्रीज है, रिपब्लिक कंट्रीज, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की आप कोशिश कर सकते हो। और ये भी देखें कि वो रिपब्लिक जो है कैसे बने, कब बने, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑफ द चार्ज ऑफ ट्रेजन। और इसके बाद में लुइस 16 को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में जो है उसको मौत की सजा सुनाई गई। सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑफ द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन के आरोप में न्यायालय ने उसको मौत की सजा दी ऑन 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को ही वाज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से जो है उसको फांसी दे दी गई, एक्सक्यूटेड कर दिया गया पब्लिकली, यानी सार्वजनिक रूप से उसको जो है फांसी दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोइनेटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और जल्दी ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हाल हुआ जो लुइस 16 का हुआ था, यानी उसको भी फांसी दे दी गई। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में जो हमारा टॉपिक था, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फ्रांस किस प्रकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनता है, वो हमने देखा। इसके अलावा फ्रांस एबोलिश मोनार्ची, फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति किस प्रकार होती है, एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, फ्रांस जो है एक गणतंत्र नेशन किस प्रकार बनता है, वो हमने देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में। जो हमारा टॉपिक होगा द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज। रीजन ऑफ टेरर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।